हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें आपने क्या किया था, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था और कैपेसिटेंस आपने निकाली थी स्फेरिकल कैपेसिटर की, ठीक है, जहाँ पर हमने कैपेसिटी ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट किया था और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये सब टॉपिक किए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यानी कि इसमें हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो उससे पहले हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, देखो जैसे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एक मेटेलिक प्लेट हमने ली, जैसे मान लो ये एक स्टैंड है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने एक मेटेलिक प्लेट ले ली इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने बैटरी से अटैच किया ताकि हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर सकें, क्लियर। तो ये है हमारी पी मेटेलिक प्लेट जिस पर हमने चार्ज दिया, तो इस पर जो चार्ज है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये एक्वायर करेगी चार्ज क्योंकि मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पर हम क्या करेंगे, तब तक चार्ज देते रहेंगे जब तक इस पर पूरा चार्ज क्या हो जाए, डेवलप ना हो जाए, ठीक है। जैसे इस पर एक्सेस चार्ज होगा इससे एक्स्ट्रा, तो वो क्या करेगा, लीक्ड आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम तब तक देखते रहेंगे जब तक ये लीक्ड आउट ना हो, क्लियर है इतनी बात। अब ये हो गया यहाँ पर कि आपने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। तो कैपेसिटर का मतलब ही क्या है, चार्ज को स्टोर करना। लेकिन ये चार्ज तो यहाँ स्टोर कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये चार्ज ज़्यादा कैसे स्टोर करे, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम एक अनचार्ज प्लेट लेकर आएंगे जिसको हमने क्यू नाम दिया। एक अनचार्ज प्लेट लेकर आए हम, ठीक है, मान लो वो इस पे डिस्टेंस है कुछ, इसमें डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो होगा क्या, जब एक अनचार्ज प्लेट आप लेकर आओगे तो इंडक्शन आएगी। अब इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन के अंदर क्या होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक साइड क्या आ जाएंगे, इसके नेगेटिव आ जाएंगे। देखो ये प्लेट्स ऐसे, ये हमने एक लाइन सी बनाई है, ये एक्चुअल में है ऐसे, इस तरीके से है। ये एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ गया, इसके यहाँ आ गया प्लस। अब यहाँ पर ये दूसरी प्लेट रखी हुई है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ दिखाई देता है ना, वो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देता है, तो ऐसे मत समझ लेना ये तो लाइन है सर, प्लेट प्लेट क्या कर रहे हो आप, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पॉजिटिव है और ये हमारी एक अनचार्ज है, तो अनचार्ज में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव भी होते हैं। तो इसमें होगा क्या, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर है इतनी बात। और एक साइड इसके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है इतनी बात। बताओ कोई दिक्कत इसमें इतनी बात में, बताओ। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर आप चार्ज तब तक देते रहो जब तक लीक आउट ना हो। जैसे आपके पास एक टब है, मान लो ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो जी, पानी डालते जा रहे हो, ठीक है। जब आप पानी डालते जाओगे तो ऑब्वियस बात है एक टाइम ये आएगा ना इसका कि ये क्या होगा, फिल होगा पूरा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर ये लीक्ड आउट होना शुरू होगा यहाँ से, क्लियर है इतनी बात। इसके बाद क्या होगा, ये लीक्ड आउट होना शुरू होगा। तो ऐसे ही चार्ज का है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ये लेगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सेस चार्ज लीक्ड आउट होना शुरू होगा, क्लियर है इतनी बात। जैसे ये मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, क्लियर है। अब जैसे ये पानी का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, एक्चुअल में तो ये वाली प्लेट ही स्टोर करती है चार्ज को, ठीक है। तो हम ये अनचार्ज क्यों लेकर आए यहाँ पर, ताकि क्या हो, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, देखो हमें पता है यहाँ एक नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ओवरऑल जो इसका पोटेंशियल होगा, यहाँ पर ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा वो इस नेगेटिव की वजह से कम होगा पोटेंशियल। देखो पहले तो ये फॉर्मूला देखो, C इक्वल टू में क्या होता है आपके पास, Q/V होता है, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं, अभी हम कैपेसिटेंस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। कभी कहो सर यहाँ पर ये V कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, आपने तो कहा था इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात सही है। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं उस कैपेसिटी का। जब ये बन जाएगा फिर ये फिक्स हो जाएगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पर हमें पोटेंशियल कम करना है। पोटेंशियल कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। अभी के लिए इतनी बात याद रखो कि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्लियर। देखो हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो हमें उसमें पता है कि जो प्लस वाला होता है प्लस चलता है, जो माइनस वाला होता है माइनस चलता है, इस तरीके से चलता है। अगर ये V1 V2 V3 इस तरीके से है, ठीक है। तो माइनस की वजह से क्या होगा, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस का पोटेंशियल होता है, तो माइनस की वजह से ओवरऑल पोटेंशियल कम होगा, और प्लस की वजह से ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं कहूँ ये V2 है, ये V3 है, यहाँ वाला V1 है, ठीक है, तो ये V2 माइनस हो गया और ये V3 क्या हो गया, हमारा एडिशन में हो गया। अब अगर मैं ये V3 वाला कैंसिल करूँ किसी तरीके से, ये V3 यहाँ से हट जाए ये वाला, तो ओवरऑल पोटेंशियल जो यहाँ पर है डेवलप हो रहा है उसमें से ये वाला माइनस होगा, ठीक है, तो कम होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल में डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रहा है, समझ रहे हो। तो हम तो कम करना चाहते हैं ताकि हमारा कैपेसिटेंस बढ़े, कैपेसिटी इंक्रीज हो चार्ज स्टोर करने की, यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये प्लस वाला यहाँ से किसी तरीके से हम क्या करें, किसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि इसको हटाएं यहाँ से, तो वो हम क्या कर सकते हैं, अर्थिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये तो था हमारा ए फिगर, ये वाला, ठीक है।
बी फिगर में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बनाता हूँ मैं, देखो बी फिगर में हम क्या करेंगे, ये पी प्लेट थी हमारी, ठीक, इस तरीके से इसको हमने चार्ज दिया था, किसके थ्रू दिया था, ये बैटरी के थ्रू दिया था, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास चार्ज आ गया इस तरीके से। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। एक्सेस चार्ज क्या होगा, इसमें लीक आउट होना शुरू होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये प्लेट लगाई थी, हम क्या करेंगे इस केस में कि ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे इसकी। तो हम अर्थिंग करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्यू प्लेट है, ये हमारा बी फिगर बन रहा है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर ये माइनस 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 वाला तो रहने दिया, और ये जो प्लस वाला था यहाँ पर, इसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। तो जब हम अर्थिंग करेंगे तो ये सब चार्ज अर्थ में जाएगा तो वैसे कैसे यहाँ पर अर्थ में क्या जाता है, ये पॉजिटिव है ना हमारा, पॉजिटिव तो मूव नहीं करता, अर्थ से ही नेगेटिव आके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे इधर प्लस वाले को, ये वाले को, समझ पा रहे हो। तो ये हमने अर्थिंग कर दी, यहाँ पर अर्थिंग की, तो अब क्या हुआ, सिर्फ नेगेटिव वाला रह गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, अब हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मेन कहानी समझते हैं कि पोटेंशियल कम क्यों करना है। एक्चुअल में इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर समझना एक बात को कि जैसे ये एक बीकर है, ठीक है, और एक ये वाला बीकर है, ठीक है, समझना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, ग्लास ऑफ वाटर, पानी का क्या कर रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप समझो, ये ग्लास है पानी का, ठीक है, ऐसे फील्ड है, ठीक है, यहाँ से ये पानी इसमें भरा हमने, ठीक है। तो इसके अंदर जो मान लो जो हाइट आई वो इतनी आई, ठीक है, इतनी हाइट आई इसमें, जब इसको हमने इसमें डाला तो फिल करके ये इतनी हाइट आई। क्लियर है, समझ रहे बात, यानी कि यहाँ हाइट को कंपेयर करना इसमें पोटेंशियल से, ठीक है, इतनी हाइट आई। अब हमने क्या किया, ये बड़ा कर दिया। ये बड़ा अगर हमने किया तो अब यही ग्लास ऑफ वाटर जो हमने यहाँ पर डाला तो इसकी हाइट आई इतनी, सिर्फ थोड़ी सी आई, ठीक है। तो यानी कि हाइट यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई है। अब अगर ये हाइट कम हो रही है, बात को ध्यान से समझना, यहाँ हाइट ज़्यादा, यहाँ पर हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर यहाँ हाइट कम है तो यहाँ नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर ज़्यादा आ जाएंगे एज कम्पेयर टू दिस। पानी स्टोर यहाँ कम होगा और यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हाइट कम ले रहा है। सेम चीज़ वही पोटेंशियल की यहाँ कैपेसिटर वाले केस में है कि पोटेंशियल और हाइट को रिलेट करो, ठीक है। यहाँ हाइट हम क्या कह रहे थे, पानी वाले केस में कम होगी तो स्टोर ज़्यादा होगा पानी, ऐसे ही यहाँ होगा। पोटेंशियल अगर कम रहेगा तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया पानी वाले केस से। तो इसको आप समझ सकते हो कि दोनों की बात पोटेंशियल से है, क्योंकि आपको पता है यहाँ हाइट जो है रिलेटेड हो जाती है किससे, mgh से, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कौन सा है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो वो भी क्या होना चाहिए, कम होगा तो ज़्यादा स्टोरेज होगी। जैसे हमने कहा यहाँ पर पोटेंशियल, पानी के केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर हम हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है तो यहाँ पर स्टोर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। वही काम जो है हमारा चार्ज और हम एक तरह से बात करें कैपेसिटर की, उसमें है कि पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी। अब इस चीज़ को ऐसे समझना आप कि जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये कांस्टेंट रहेगा, सी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम अभी बना रहे हैं तो हमने कहा पोटेंशियल कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा बनेगा। जैसे हमने कहा पहले चार्ज मान लीजिए 16 का है और ये पोटेंशियल 4 का है, तो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है इसमें हमारा, 4 कूलम पर वोल्ट का आ रहा है, ठीक है ना, 4 4 16 4 का आ रहा है, ठीक है। और फिर हमने बढ़ाया, मान लीजिए डबल कर दिया तो ये 32 हुआ और ये 8 हुआ, तो देख लो ये भी 4 ही आ रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं ताकि हमारा कैपेसिटेंस क्या रहे, बढ़ा रहे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पोटेंशियल कम किया। जैसे पोटेंशियल कम किया हमने जब अरेंजमेंट कर रहे थे, मान लो 2 का किया, तो अब कितने की होगी कैपेसिटी, 8 फेरेड की होगी, यानी कि 8 कूलम पर वोल्ट की होगी। एक फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब हमने जब बढ़ाया तो ये 16 का कितना हो गया, 32, और ये भी डबल हो जाएगा 4, अब भी देख लो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब ये तो फिक्स है, लेकिन हम पहले हम अरेंजमेंट की बात जब करते हैं तब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाएं किसी तरीके से। एक बार बढ़ गई फिर तो वो फिक्स है, फिर नहीं वो चेंज हो सकती है। कैपेसिटर डेवलप हो गया वो फिक्स है, इतना उसकी रेटिंग है, मान लो कि इसकी कैपेसिटी है, जैसे यहाँ पर आई 8 की, तो 8 की ही रहेगी, अब वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, जब हम डेवलप कर रहे हैं कैपेसिटर को तब हो सकती है। बताओ समझ में आई ये बात, ये कहानी समझ में आई, ठीक है जी। तो ये सब आपको समझना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सिर्फ रफ वर्क था आपका, ठीक है। मेन बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही लिखा हुआ है हमने कि लेट P इज द मेटेलिक प्लेट, P इज द मेटेलिक प्लेट कनेक्टेड विद अ बैटरी, कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, एंड प्लेट P एक्वायर चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, एंड प्रोवाइड द चार्ज टू प्लेट P
टिल, देखो प्लेट पी एक्वायर कर रही है चार्ज, ठीक है, बैटरी की वजह से, एंड प्रोवाइड द चार्ज टू प्लेट पी टिल इट बिकम मैक्सिमम, जब तक वो मैक्सिमम नहीं होता, यानी कि अगर हम उसको चार्ज ज़्यादा देंगे, एक्स्ट्रा देंगे अब, तो क्या होगा, इज गिवन टू इट गेट्स लीक्ड आउट, अब ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, लीक्ड आउट होगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ? ठीक है, ये कहानी समझ में आई आपके। फिर हमने क्या किया, क्यू प्लेट लेके आए थे, ब्रिंग एन अनचार्ज मेटल प्लेट क्यू, ठीक है, अनचार्ज है, नियर द चार्ज प्लेट पी, पी के नजदीक लाई, तो इंडक्शन टेक प्लेस होगा ऑन प्लेट क्यू, दैट इज वन पोर्शन ऑफ इट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट क्यू, नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट क्या होगा, रिड्यूस होगा, वेयर एज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट क्या होगा, नेट पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ वी अर्थिंग द राइट साइड ऑफ द प्लेट, ये वाली चीज हमने अर्थिंग कर दी, तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस, क्या होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, एंड द कैपेसिटेंस इंक्रीज, ये चीज हमें यहाँ से पता भी चलती है। क्लियर है? लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपेसिटेंस तो एक फिक्स चीज है, तो पोटेंशियल कम करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो रहा है? वो बात सही है, इन दोनों चीज़ों पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं ना कैपेसिटेंस, अभी तो बना रहे हैं, तो हम ऐसा अरेंजमेंट रख रहे हैं, कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो, पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जैसे मैंने वाटर वाला एग्जांपल दिया, गहराई उसकी अगर 1 गिलास वाटर में क्या हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है ज़्यादा, तो कम पानी स्टोर होगा, अगर उसकी हाइट कम रहेगी तो पानी ज़्यादा स्टोर होगा। तो वही काम यहाँ है कि पोटेंशियल हम कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी कि चार्ज हम ज़्यादा स्टोर करेंगे। क्लियर है? लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कैपेसिटेंस होता तो फिक्स ही है हमारा, ठीक है। हाँ, हम जब डेवलप कर रहे हैं तब उसको हम कर सकते हैं अरेंजमेंट ऐसा कि जिससे उसकी हम कैपेसिटी बढ़ा दें, लेकिन एक बार डेवलप हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक फिक्स है। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ समझ में आई? तो ये था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना, इसमें प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। क्लियर है? पहले इसको नोट आउट कर लो। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। क्लियर? देखो, अभी हमने जो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था उसमें हमने डायग्राम बनाया था बी पार्ट वाला, वही इसमें डायग्राम बनेगा कैपेसिटर का। देखो किस तरीके से हम बनाएंगे इसके अंदर, देखो सिंपल इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था इस प्लेट को, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, प्लस था, प्लस 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 प्लस, इस तरीके से बना था, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आया था हमारे पास, प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से आया था, ठीक है। और हमने क्या किया था, यहाँ पर दूसरी प्लेट लगाई थी जो इस तरीके से, देखो सीधी लाइन लगानी है आपको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इंडक्शन की वजह से इधर क्या आ गया था हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। और इधर वाला जो पॉजिटिव था उसको हमने क्या किया था, अर्थिंग कर दी थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, एक कैपेसिटर बन गया। क्लियर? अब इसमें जो ये प्लेट यहाँ पर रखी है, प्लेट आप समझ पाओगे कि इसी तरीके से है प्लेट ये, ठीक है ना, ऐसे है ये प्लेट, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है। यहाँ पर जो बनाया हुआ है सिर्फ यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको इसमें दिखाया गया है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर जो ये प्लेट थी जो हमने रखी हुई है, इसका एरिया मान लीजिए ए है और इसका भी एरिया ए है, सेम एरिया वाली प्लेट्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए। इनका जो सेपरेशन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने लेट कर लिया, कितना है, डी है। क्लियर है इतनी बात? एरिया समझ गए ना? जैसे ये प्लेट है यहाँ पर, तो वो सी बात है, इसका एरिया होगा ना, ये इसकी मान लीजिए ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है, या ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अगर सर्कुलर शेप में है कोई, तो सर्कुलर शेप में एरिया पता है आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो प्लेट्स कैसी हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप है तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, और अगर सर्कुलर शेप में है अगर प्लेट्स आपकी, तो फिर एरिया पाई आर स्क्वायर से आपको पता ही है होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है कि लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट एरिया ए है एंड लेट डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये कहानी है, ठीक है। अब आपको वैल्यू पता है कैपेसिटेंस की क्या होती है आपके पास। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, वी नो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे और V की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, फिर हम C को देखेंगे कि क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें देखो पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर ये हमारे पास शीट है एक, ऑब्वियस ही बात है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो हम किस तरीके से देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगी, Q बाय ए होगी। क्लियर? यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आएगी वो, सिग्मा ए आएगी। समझ रहे हो ना, Q यहीं रखा, ए यहाँ चला गया तो सिग्मा ए।
क्लियर है। क्यू की वैल्यू तो यहाँ निकल गई, क्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब बात आती है वी की, पोटेंशियल हम कैसे निकाल लेंगे। तो देखो जरा पोटेंशियल हम कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो पोटेंशियल के लिए यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई से लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किससे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट से लिखेंगे, बिकॉज फ्री स्पेस की बात है तो मेंशन करने के लिए हम ई नॉट से लिख रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई और मीडियम होगा तो हम उसको फिर ई एम से लिखेंगे, जैसे हम परमिटिविटी को लिखते हैं फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और कोई मीडियम होता है तो एप्सिलॉन एम लिखते हैं, ये चीज़ आपको पता है। वैसे हमने ई को लिख दिया यहाँ ई नॉट, तो कोई कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि ई नॉट ही क्यों लिखा, जीरो लगा देते हैं नीचे तो हम बोलते हैं उसको ई नॉट। क्लियर है, जैसे एप्सिलॉन नॉट करते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस के लिए हमने सिर्फ मेंशन किया है कि ई नॉट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब जब हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, देखो पोटेंशियल का जो यहाँ फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू में ई नॉट इंटू में डी बनेगा। क्यों आया ये, कैसे आया, देखो आपको पता है डी वी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ई डॉट क्या होता है आपके पास, डी आर होता है। याद आया कुछ, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखते थे ना, डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो माइनस का होता था ये ऐसे, ये लिखते थे, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया इस तरीके से, माइनस इधर लेके ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट हम हटाते थे तो हम कहते थे जी कोस थीटा लिखते थे। अब यहाँ पर थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है, या क्या हो सकता है आपके पास 180 हो सकता है। तो cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है। क्लियर है, cos 0 1, cos 180 -1। तो उसका हमें कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला नेगेटिव साइन का या कुछ भी, हमें तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चाहिए अपनी किसकी, पोटेंशियल की, ठीक है। तो नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव साइन को हटा रहे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हमें ये बताता है ना नेगेटिव, तो यहाँ पे कि डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। क्लियर है, इतनी बात यहाँ नहीं बताओ। यहाँ तो हमारे पास यूनिफॉर्म ही है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है कैसा बन रहा है, अंदर यूनिफॉर्म ही बन रहा है, ठीक है। तो मेन क्या है, हम यहाँ पर इस माइनस को कंसीडर ना करके और डॉट प्रोडक्ट को भी भूल जाते हैं यहाँ कोस थीटा वाला, क्योंकि उससे भी सिर्फ 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डी वी को मैं वी लिख दूँ और ई, और इसको डी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पर आर क्या है, सेपरेशन है, तो यहाँ क्या है वो डी है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, वी इक्वल टू में ई को हमने ई नोट लिखा और आर को हमने डी लिखा। सिंपल ये है बात, आ रही है बात समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। तो ई नोट डी इस तरीके से ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो जब हमने गोज लॉ पढ़ा था, गोज लॉ में हमने पढ़ा था कि 2 ऐसे शीट बनाई थी हमने, अगर याद हो आपको, प्रॉपर ऐसे बनती हैं शीट्स, जैसे हमने यहाँ तो लाइन बना दी ना, ये ऐसे बनती है, ठीक है। हमने कहा था एक पे प्लस प्लस है और एक पे क्या है माइनस है, अगर याद हो आपको, एक पे प्लस सिग्मा और एक पे माइनस सिग्मा। तो हमने कहा था इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो क्या आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती है। इस साइड में इधर 0 आती है, इधर 0 आती है, इन दोनों के बीच में ही आती है। 2 शीट्स ऐसे हैं ना, एक ये शीट हो गई एक ऐसे, ठीक है, और एक मेरे हाथ को ऐसी शीट समझ लो। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साइडों में अगर ये एक प्लेट है तो साइडों में क्या बनता है, 0 बनता है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है कहानी। सिंपल सी बातें सब पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ई नोट की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो वी की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो थी हमारी इक्वेशन, इसमें Q की वैल्यू पुट कर दो और इस V की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये वाली थर्ड हो गई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो देखो C की जो वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ए, और V की वैल्यू आई है ये हमारे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ये D है, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे है ना, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो ना, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाते जाएगा यहाँ पर। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया और C की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, A एप्सिलॉन नॉट इंटू में अपॉन में D। तो ये कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास फ्री स्पेस में, जब प्लेट्स के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, ठीक है, एयर है एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ रही है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आ रही है। क्लियर है, समझ में आई ये कहानी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है। अब यहाँ से नोट करने की क्या बातें हैं, पहले इसको नोट करो जरा, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट करो जरा पॉज करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नोट करके, यहाँ पर लिखते हैं हम बातें, यहाँ करके लिख रहा हूँ मैं नोट। देखो पहला पॉइंट यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है आपके पास कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है।
यानी कि एरिया जितना बड़ा होगा प्लेट का उतनी ही कैपेसिटेंस बढ़ेगी। दूसरी बात क्या पता चलती है यहाँ से कि C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के, यानी कि D सेपरेशन इनके बीच का जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर है? तो यानी कि एरिया पे डिपेंड करता है और सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन बहुत ही छोटा होना चाहिए इनका। ठीक है, छोटा कैसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट यहाँ रखी है, ठीक है, तो इसका एरिया इसके एरिया के कंपैरिजन में वो क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया के कंपैरिजन में मान लीजिए मेरी उंगली इतना गैप रख दिया मैंने इसमें, ठीक है, और दूसरी प्लेट यहाँ लगा दी इस तरीके से, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, दूसरी प्लेट ऐसे लगा दी, ऐसे समझ लो। क्लियर है इतनी बात? बताओ कुछ दिक्कत इसमें कि D छोटा कैसे हम कह रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात? अब मान लीजिए इससे बड़ी और प्लेट है, ठीक है, और दूसरी इधर भी उतनी ही बड़ी प्लेट है, तो आप सेपरेशन इसका थोड़ा बढ़ा सकते हो, इतना कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया डिपेंड करेगा D की आपको कितना रखना है। बस इतना है कि ये D बहुत ही छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस एरिया के अकॉर्डिंग उसके। क्लियर है? तो चलो मेन बात क्या समझनी है कि एरिया पे डायरेक्टली है और इसके सेपरेशन पे इन्वर्सली है। एरिया बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सेपरेशन घटेगा तब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें इसके अंदर, हमें मतलब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दें, मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। समझ रहे हो? इस तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से समझो, पूरा का पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। यहाँ पर क्या था, प्लस 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 प्लस, और यहाँ क्या था प्लेट पे माइनस माइनस माइनस। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है आपको पता ही है, यहाँ माइनस प्लस ऐसे बनते हैं और यहाँ पर भी माइनस प्लस ऐसे बनते हैं। तो मैंने कहा था इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर कि इसके नेगेटिव यहाँ आ गए और इसके पॉजिटिव यहाँ आ गए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया अगर, तो क्या होगा देखो जरा। थर्ड पॉइंट हम यहाँ बनाते हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक, या लिखते हैं इफ अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक के इज फिल्ड विद इन द कैपेसिटर, देन क्या होगी कैपेसिटेंस, देन कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या हो जाएगी बताओ, कैपेसिटेंस मीडियम में। देखो अगर यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो C था हमारा फ्री स्पेस के लिए, अब मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, M लगाएंगे और A एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ परमिटिविटी इन मीडियम आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा आपके पास D। अब एप्सिलॉन M क्या है हमारे पास बताओ, परमिटिविटी इन मीडियम। अब आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी अगर याद हो आपको, एप्सिलॉन R लिखते थे हम, किस तरीके से लिखते थे इसको, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू में बताओ क्या आता था, एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन R को हम क्या बोल देते थे, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और यहाँ से एप्सिलॉन M की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, K एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देखना CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी A, और एप्सिलॉन M की वैल्यू कितनी आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट। तो K मैंने यहाँ रख दिया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ, और D यहाँ लिख दिया। तो इससे होगा क्या, ये CM इज इक्वल टू में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है K है, और A एप्सिलॉन नॉट D किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू है, यानी कि फ्री स्पेस वाली कैपेसिटेंस है। तो यानी कि इन मीडियम, मेन बात क्या है यहाँ से कि इन मीडियम जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है K टाइम्स। मान लीजिए फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस है मान लीजिए 5 की, तो मीडियम में कितनी हो जाएगी वो 5K। समझ रहे हो? मान लो K की वैल्यू कुछ है, जैसे मान लो C आपके पास आया 2, ऐसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, और K है आपके पास मान लीजिए 3, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जो CM की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मतलब क्या है, C कितना था, 2 था, तो यहाँ पर मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है, K टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? ये मैं देख लूँ जरा पहले, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा है या नहीं, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पर। क्लियर? तो कैपेसिटेंस याद रखना मीडियम के लिए, ठीक है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कितना टाइम्स, K टाइम्स। जितना फ्री स्पेस के लिए आया उसमें क्या हो जाता है, अगर मीडियम की बात है तो वो कितना जाती है, K टाइम्स। इसलिए मैंने यहाँ A एप्सिलॉन M था ना, तो एप्सिलॉन M में K एप्सिलॉन नॉट लिखना था, तो K इधर रखा है, एप्सिलॉन नॉट इधर, ताकि आप कंपेयर कर सको। A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या है हमारे पास, C है, ये वैल्यू मैंने वहाँ पर रख दी।
क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटेंस तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज हो रही है मीडियम, अगर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास के है तो कोई भी अगर मीडियम है तो उसमें कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस वाले कैपेसिटेंस से, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहानी होती है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो दो पैरेलल प्लेट्स लगाई है आपने, एक थी प्लस सिग्मा और एक थी माइनस सिग्मा वाली, तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है उसको ई नोट लिख दिया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर कोई मीडियम यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे ये किया हमने, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ई एम बनेगा और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम आएगा। और सिग्मा एप्सिलॉन एम की वैल्यू वही जो यहाँ से आई हमारी के एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट रखूँगा। तो यहाँ पर देखो जरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम में, यानी कि अब जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, ई नोट की, तो मैं ई नोट रखूँगा वैल्यू और ये के है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। कितनी घटती है, 1/k टाइम्स घटती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है मीडियम इंट्रोड्यूस करने से, क्लियर। लेकिन मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे आ रहा है ये, तो कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो हम वैल्यू कम ही आएगी वहाँ पर। मान लीजिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट की वैल्यू है मान लीजिए कितनी है, 10 है, ठीक है, और के भी आ गया, के की वैल्यू है मान लीजिए 2, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 5 का बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस करने से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, कितना टाइम्स, 1/k टाइम्स, जितना कि फ्री स्पेस के लिए था या एयर के लिए था उसके कंपैरिजन में कितना हो जाता है, 1/k टाइम्स रिड्यूस होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है मीडियम इंट्रोड्यूस करने से। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गई कहानी या नहीं, बताओ कहाँ गया डस्टर, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अलग से कहीं पर नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी जरूर याद से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या कहानी होती है, जब भी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाता है k टाइम्स, 1/k टाइम्स, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। करो इसको नोट जरा जल्दी से। फिर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब हम क्या कर देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके लिए हम कैसे ड्राइव करते हैं, समझ रहे हो, किसी चीज़ को हम ड्राइव कैसे करते हैं उस केस में, वो हम बात करेंगे। ये तो था क्या कि हमने पूरा ही फील्ड अप कर दिया, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर दिया, इस पूरे पार्ट को हमने डाइलेक्ट्रिक से फील्ड अप कर दिया। अगर हम पूरे को ना करें, ठीक है, कुछ थिकनेस ले लें और d इतना है हमारे पास और थिकनेस कम है इसकी, पूरा फील्ड अप नहीं हो रहा अंदर जो कैपेसिटर है, तब क्या होता है, तब हम उसकी बात करेंगे। पहले आप इसको जरा नोट कर लो। देखो इसमें अगला टॉपिक करने से पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जरा छोटे छोटे से। जैसे मान लो आपके पास दो प्लेट्स ऐसे दी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। इनका जो सेपरेशन है वो कितना है, x का है, ये लेंथ दी हुई है इसकी, ये ब्रेथ दी हुई है। आपसे पूछता है कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल बी, ये एप्सिलॉन नॉट, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ना एरिया यहाँ पर, और डी क्या है इसमें, ये x हो गई सेपरेशन, तो ये आ गई कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सर्कुलर शेप के प्लेट्स की बात कर रहा था, अगर ऐसे सर्कुलर शेप में है आपको प्लेट दी हुई, ठीक है, और रेडियस इसकी मान लो ये r दी हुई है और इनका सेपरेशन भी कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस कितना निकल जाएगा इस केस में भी, एरिया कितना बन जाएगा इसका, सर्कुलर शेप है तो पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट और d कितना है इसमें, x है, तो ये बन जाएगी कैपेसिटेंस। क्लियर हो रही होगी बातें, समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने यहाँ पर बात करनी है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब आप कहोगे ये तो हमने पिछले में भी बात करी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कहा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अगर, और बोला था ना इफ़ अ मीडियम इज़ फील्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर, तो हमारे पास वैल्यूज आई थी, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि C इज इक्वल टू में Cm इज इक्वल टू में क्या हो जाता है हमारे पास, Kc हो जाता है, ठीक है, वो बात सही है, वो था पूरा का पूरा। अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे कैपेसिटर में ही हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब है क्या कि मान लीजिए कुछ गैप रहने भी दिया हमने, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, जैसे ये कैपेसिटर था हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बनाया था, यहाँ से बैटरी से इसको अटैच किया और यहाँ पर जो चार्ज आया वो इस तरीके से बना था हमारे पास, ठीक है।
नॉर्मल कैपेसिटर बना रहा हूँ यहाँ पर पहले मैं ये, ठीक, इस तरीके से, और दूसरी प्लेट इसकी यहाँ पर हमने कहा ये लगी हुई है, ठीक है, इस पर हमने कहा था ये माइनस 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 चार्ज आ जाता है और इधर वाला ये क्या हो जाता है, अर्थिंग हो जाती है। इस तरीके से ये कैपेसिटर बना था। अब हमने कहा इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसमें बना दी इस तरीके से, जैसे इस तरीके से हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर बना दी, ठीक है। इसमें आपको पता है कैसे हो जाते थे, जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती थी वो किस तरीके से होती थी कि ये माइनस ये प्लस हो जाता था और यहाँ पर ये वाला माइनस ये वाला प्लस, इस तरीके से ये डेवलप होते थे, अगर याद हो आपको सारे में ये, ठीक है। तो हम इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं कि माइनस वाले इस साइड हो गए और प्लस वाले इस साइड हो गए, ये चीज़ हम इस तरीके से बना सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से भी बना सकते हो और ये जैसे मैंने बनाया ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ ये, कि ये डाइलेक्ट्रिक के लिए ये आया हमारे पास, ठीक है ना, पोलराइज हो गया ना यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक जब हमने लिखे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बना ये। हमें इसमें पता है कि जब ये फ्री स्पेस था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ई नोट था, ठीक है ना, जैसे हमने पहले बनाया था फ्री स्पेस के लिए ई नोट लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जब इसमें इंट्रोड्यूस किया तो इसमें इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनेगा, इस तरफ बनेगा, ये हमने कहा ई एम बना, क्लियर है। और अंदर हमें पता है कि रिड्यूस हो जाता है, ई नोट ऐसे और ई एम ऐसे, तो जो नेट अंदर का बनेगा वो डिक्रीज हो जाता है। चलो अभी हम बात करते हैं कि ई नोट इधर है और ई एम इधर है, ठीक है। यहाँ पर इस जो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, या हम कहें पहले कि इस जो कैपेसिटर का जो सेपरेशन है वो कितना है, ये वाला सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन इसका है मान लीजिए डी सेपरेशन है, ठीक है। और जो ये थिकनेस है इसकी, ये जो थिकनेस है इसकी डाइलेक्ट्रिक की वो कितनी है, टी है। तो अगर ये डी है और ये वाली टी है, तो ये जो एयर गैप जो बच गया है यहाँ पर, ये कितना बचा, डी माइनस टी। डी माइनस टी का कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, तो टोटल कितना है यहाँ पर जो फ्री स्पेस है, डी माइनस टी है, एयर गैप जिसे हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग, लेट कंसीडर किया हमने, कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एरिया ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और टी क्या है यहाँ पर, थिकनेस, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कितनी मोटी है वो, ठीक है। और डी माइनस टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर गैप हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आई बात, कैसे कह रहा हूँ मैं, डी माइनस टी, डी ये है टी ये है, तो डी में से ये टी माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये हमने कहा एयर गैप का हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर। तो अब सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था वही काम करना है। हमें पता है वी नो कि जो C की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q बाय V होती है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो Q होगा वो तो हमें पता है, सिग्मा इज इक्वल टू में क्या होता है, Q बाय A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, सिग्मा A आ गई। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास और ये वाला हो गया सेकंड, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा इसमें, अब नेट पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस कैपेसिटर की जो प्लेट्स है इनकी वजह से, और पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक, इन दोनों की वजह से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस में V2। अब V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, मान लो चलो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पर जब हम V निकालते हैं तो V के लिए हमें पता है कि अगर हमें यहाँ V1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E इंटू में D। अब यहाँ D क्या है, T है, क्या है, T है, थिकनेस है ना, जो यहाँ पर थिकनेस ही इनके बीच का गैप हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक की है हम बात कर रहे हैं, ये T हो जाएगा और E क्या हो जाएगा इसमें, EM हो जाएगा। कैसे आया ये, dV बाई डी आर इज इक्वल टू में E होता है, माइनस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और dV इज इक्वल टू में E डॉट डी आर हो जाता है, डॉट को हम कोस थीटा में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ थीटा या तो 0 होगा 180 होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इससे माइनस का ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए मेनली। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये जो पोटेंशियल आएगा हमारा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू में E इंटू में R। तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, R है सेपरेशन डिस्टेंस।
तो ई यहाँ ई एम बन जाएगा और टी क्या बन जाएगा, ये जो टी है ये क्या है हमारा, ये आर है। क्लियर है इतनी बात की कैसे आया, पहले भी आपको बताया था पिछले टॉपिक में। क्लियर है। तो यहाँ से अब आप देखो जरा, ई एम की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल ई की वैल्यू क्या थी, मैंने अभी आपको बताया था, अगर दो प्लेट्स हैं ऐसे, ये प्लस सिग्मा थी ये माइनस सिग्मा थी, तो बीच में क्या बनता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनता है। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी होती है, के एप्सिलॉन नॉट, अभी पिछले टॉपिक में ही आपको बताया ये मैंने। क्लियर है। तो यहाँ से ये जो ई एम की वैल्यू बनेगी ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ये टी आ गया। बताओ क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये टी यहाँ नहीं आएगा अभी V1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो ई एम की वैल्यू यहाँ पुट करो, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ये टी आ गया, तो ये V1 बन रहा है यहाँ पर हमारा। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत, सिंपल है बिल्कुल। यही मेन चीज़ इसमें समझनी है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक का जब बिहेवियर बताया था वहाँ भी बताया था कि ई एम कितना बनता है, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट बनता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो यहाँ से ये V1 आ गया। अब अगर ये V1 आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से करते हैं, देखो अब देखो V1 आ गया। अब यहाँ पर हम V2 निकाल लेंगे अगर, तो V2 के लिए देखो क्या बनेगा हमारे पास, V2 हम लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। तो देखो V2 के लिए क्या बनेगा, E इंटू में वही D, तो E इंटू में D। अब देखो E क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला E नोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ये एयर गैप वाला कितना है, D माइनस टी है, ना कि पूरा D है, क्योंकि वो तो T ने ले लिया कुछ पार्ट D का। तो अब यहाँ पर ये क्या बचा है, D माइनस टी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा इनके बीच का वो कितना लिखूंगा, एयर गैप वाला D माइनस टी, बिकॉज E नोट सिर्फ D माइनस टी में ही लाई कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो अब सिंपल है, E नोट तो आपको सिंपल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दो पैरेलल प्लेट में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है हमारे पास, D माइनस में टी है। नेट पोटेंशियल ऐड होता है, V1 प्लस में V2, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है T, और यहाँ पर ये वाला V2 है, ये ऐड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो बहुत ही सिंपल है, कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लेंगे जब हम, तो यहाँ से देखो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा, T बाय के, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस में D माइनस में T बचेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ कि बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये D माइनस टी यहाँ लिख देता हूँ, और ये प्लस का T बाय के यहाँ लिख देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये V की वैल्यू आ गई, तो ये सेकंड बनी थी, ये वाली थर्ड मान लो। अब पुट कर दो वैसे ही V और इसकी वैल्यू Q की, तो पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो देखो जरा C की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से बिल्कुल सिंपल चल रहा है। C की वैल्यू Q बाई V है, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा A है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिग्मा A अपॉन में V की वैल्यू ये रही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है ये D माइनस में T प्लस में T बाय के। अब प्लस में और ये T में कंफ्यूज ना हो जाना, ये T है और ये प्लस है, ठीक है, क्लियर, और ये K है। अब यहाँ से देखो जरा, ये सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये बचा A, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचा, ये बचा D माइनस में T प्लस का T बाय के। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास C की वैल्यू यहाँ पर जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे वहाँ तो ये नहीं आया था जब आपने लास्ट टॉपिक करवाया, उसमें तो आपने वैल्यू बताई थी CM इज इक्वल टू में KC, ये आई थी, वो भी आ जाएगी वो, लेकिन वो वहाँ कब थी, जब हमने कहा ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से फील्ड अप है इसमें, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। पहले ये चीज़ समझ में आई कि ये क्या वैल्यू आई है C की यहाँ पर, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस है, बस यहाँ पर मैं M नहीं लगा रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है फ़र्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, स्पेशल केस में हम ये चीज़ वेरीफाई कर पाएंगे। देखो स्पेशल केस में कैसे, फर्स्ट इफ़ जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये D के बराबर हो जाए, यानी कि पूरा ही फील्ड अप हो जाए, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। देखना जरा, इफ़ T इज इक्वल टू क्या हो जाए, D के इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करना आप, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या किया हमने, T को D के इक्वल पुट करना है। तो देखो A एप्सिलॉन नॉट D एज इट इज़
टी को डी और टी को डी। देखो अब क्या होगा यहाँ पर, ये वाला डी इससे कैंसिल हो गया, ये बचा डी बाई के ऊपर जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट और ये वाला डी नीचे। तो यही तो किया था वहाँ पर, अगर याद हो आपको। अगर आपको याद हो ये चीज़ कैसे आई थी वहाँ पर, देखो सी एम इज इक्वल टू में के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही बना था। तब मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाली वैल्यू है सी की, तो ये के सी के इक्वल आ गया था। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। ये क्या है, मान लो यहाँ पर सी एम है, क्योंकि मीडियम के लिए कर रहे हैं हमने यहाँ पर सी से ही लिख रहे हैं, ठीक है। और ये के ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, बिल्कुल ही फ्री स्पेस वाली है, तो ये सी के लिए आ गया। तो वही तो आ रहा है यहाँ से भी। समझ रहे होंगे बात को कि क्या मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि वही वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। अगर हम पूरे में ही फील्ड अप कर दें डाइलेक्ट्रिक को तो वही आंसर आ रहा है जो हमारा आता था। हम बोलते थे ना के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा फ्री स्पेस वाले से, तो ये फ्री स्पेस की वैल्यू है और के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। कन्फ्यूज ना होना, यहाँ एम नहीं लिख रहा हूँ मैं। सिंपल आई बात समझ में या नहीं बताओ, ठीक है। अब हम बात करें अगर कि डाइलेक्ट्रिक हो ही नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक हो ही नहीं तो सी की वैल्यू क्या आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो वो भी आ सकती है यहाँ से। कैसे, अगर हम क्या कहें यहाँ पर कि टी जीरो हो जाए, यानी कि थिकनेस जीरो, यानी कि डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, इसका मतलब ये है। तो देखो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, टी की वैल्यू ज़ीरो और ये ज़ीरो बाय के। तो ये तो ज़ीरो हो गई पूरी टर्म, तो क्या आ रही है यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये वही आ रही है बात, या नहीं। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ पता क्या चलती है कि जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है मीडियम के अंदर, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया, अगर पूरी तरीके से फिल करते हैं डाइलेक्ट्रिक को तो ये आ रहा है, और डाइलेक्ट्रिक हो ही ना अगर तो ये आ रहा है। तो ये हमने रिजल्ट तो फाइंड आउट किए हैं पहले, तो वही चीज़ यहाँ से भी आ रही है। मेन ये है जब एयर गैप की बात हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम लगा सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, अगर इस तरीके से हमें बोले कि थिकनेस इतनी है और डी क्या है उसकी इतनी है, तो हम ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। क्लियर है इतनी बात, बताओ, करो इसको नोट जल्दी से, फिर हम इस पे जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ एनसीईआरटी के और एग्जाम्पल करते हैं। करो जल्दी से इसको नोट जरा। हाँ जी, देखिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 2.8 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 2.5 और 2.4, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल अपना 2.8। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has the thickness is 3/4 D। मतलब क्या कह रहा है ये आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहता है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपना 2.8 का। देखो जो उसने कहा कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक उसने डाला है, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि उसका जो एरिया है वो सेम ही है जो यहाँ पर इन प्लेट्स का एरिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, वो थिकनेस जो है, जो ये थिकनेस हम लेते थे ये वाली टी, इसकी वो टी कितनी कह रहा है यहाँ पर आपको, 3/4 ऑफ डी कह रहा है, ठीक है। वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये वाला क्या है, डी सेपरेशन हो गया इनमें कैपेसिटर वाली जो प्लेट्स हैं, ठीक है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं की तब जो सी है हमारे पास वो क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर है। अब उसने थिकनेस जो है वो डी के बराबर नहीं दी, 3/4 डी दी है। अगर वो थिकनेस डी के बराबर देता तो फिर मैं फॉर्मूला लगाता सी एम वाला, कौन सा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वाला। लेकिन यहाँ पर उसने थिकनेस जो है वो डी के बराबर ना देकर कुछ वैल्यू दी है ये, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ड्राइव किया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। वो क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाय के, ये फॉर्मूला था। याद आया कुछ या नहीं बताओ। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करें, इस टी की वैल्यू पुट करते हैं। अब ये सी एम क्यों लिखा मैंने, डिस्टिंग्विश करने को, ये सिंपल एयर वाला सी है और ये सी एम कौन सा है हमारा, मीडियम वाला है। कहीं सोचो कि जब हमने डेरिवेशन की तो सिंपल सी लिखा हुआ था, यहाँ मैंने सी एम से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देखो टी की वैल्यू पुट करते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, क्योंकि वो ये कह रहा है ना कि अब कैपेसिटेंस कितना आएगा आपका, ठीक है ना, मीडियम, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो d एज इट इज़ माइनस टी की वैल्यू रख दी हमने 3/4 d प्लस में t बाय के, ठीक है। यहाँ पर देखो a एप्सिलॉन नॉट और यहाँ इन दो को लेते हैं हम, इसमें एलसीएम लेते हैं, इन दो में एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 4d आएगा और यहाँ पर 3d आएगा और ये प्लस का t बाय के आएगा। ये मैं अलग ढंग से करा रहा हूँ, जो बुक में दिया हुआ है उससे अलग, बिल्कुल ईजी मेथड।
क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपको एलसीएम लिया हमने 4, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू डी 4d, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3d 3d, और ये टी बाई के एज इट इज़ लिख दिया हमने प्लस में। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा क्या आएगा अब हमारे पास, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4d में से 3d माइनस करेंगे तो d बाई 4 प्लस में, और ये यहाँ पर आपके पास इधर भी t की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 बाई 4d, तो मैं यहाँ पर भी पुट कर देता हूँ t की वैल्यू 3 बाई 4d। ठीक है, यहाँ पर भी t की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 बाई 4d। क्लियर है? तो ये d बाई 4 आ गया, और ये प्लस का कितना है यहाँ पर 3d बाई 4k है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मैं अगर d बाई 4 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 3 बाई k। क्लियर? अब क्या करें हम यहाँ पर a एप्सिलॉन नॉट और d बाई 4 एज इट इज़, इसका भी एलसीएम ले लो, यहाँ पर k एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पता चल रहा है कैसे? अब देखो जरा, यहाँ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d k प्लस 3, तो ये रहा आपके पास। ठीक है, और ये वाला नीचे का जो 4k है ये ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये 4k ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप अगर ध्यान दो 4k एज इट इज़, और ये a एप्सिलॉन नॉट d ये वाला, ये क्या है c की वैल्यू है, यहाँ से देखो, तो ये मैं यहाँ लिख दूँ ये c ऐसे, और अपॉन में ये k प्लस में 3। तो यहाँ देख रहे हो आप जो नया वैल्यू आया है कैपेसिटेंस का मीडियम में, वो कितना आया 4kc अपॉन में k प्लस 3। अगर बुक में आप देखोगे तो बुक में यहाँ सिंपल इसको c लिखा हुआ है, और इस वाले c को c नोट लिख दिया फ्री स्पेस के लिए, तो वो सिर्फ क्या है नोटेशंस हैं कि उन्होंने ऐसे लिखा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें? तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, करो इसे नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं जरा। हाँ जी, अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.5। देखो 2.5 में क्या कहता है आपको, कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। देखो नॉर्मली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एयर के लिए वो a एप्सिलॉन नॉट d होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है इधर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, वो 8 पिकोफैरेड है। जैसे ये आपके पास कैपेसिटर है, अभी क्या है, ये एयर है इसमें। ठीक है, अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कोई मीडियम में नहीं है ये, तो यानी कि सिंपल एयर के लिए ये चीज़ होती है। तो 8 पिकोफैरेड है, 8 पिकोफैरेड मतलब क्या है, 8 इंटू में 10 की पावर -12 फैरेड है। क्लियर? यहाँ लिखा भी हुआ है 1 पिकोफैरेड कितना होता है, 10 की पावर -12, पता भी होना चाहिए आपको। माइक्रो क्या होता है आपके पास, बताओ, माइक्रोफैरेड क्या होगा, 10 की पावर -6 होता है, और पिको में 10 की पावर -12। कहता है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी कि अब जो नया कैपेसिटेंस है उसके लिए वो क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, हाफ, और जो स्पेस है उनके बीच का उसको फील्ड हमने कर दिया किससे, विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। देखो पूरा का पूरा स्पेस फिल्ड अप किया है, तो वहाँ पर उसके लिए हमें पता है क्या होता है, k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक है, अब यहाँ पर d उसने क्या बोल दिया, देखो क्या कर दिया उसने, d प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, तो यानी कि अब जो d है वो कितना हो गया, d बाई 2 हो गया, तो यानी कि यहाँ मैं d बाई 2 लगाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2k a एप्सिलॉन नॉट बाई d हो गया। k की वैल्यू उसने कितनी दी है आपको, 6 दी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, अब ये a एप्सिलॉन नॉट d किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये 8 पिकोफैरेड की, तो ये मैं यहाँ रख दूंगा डायरेक्ट, 8 इंटू में 10 की पावर -12 फैरेड, तो कितना आ रहा है ये 2 6 12, 12 इंटू में 8 इंटू में 10 की पावर -12 फैरेड, कितना आ जाएगा ये 12 8 दा 96 इंटू में 10 की पावर -12 फैरेड, और पीको में ही लिखना है इसको, तो 96 पिको फैरेड आ गया इसका आंसर। बताओ, बिल्कुल सिंपल है। क्या किया है हमने, हमें पता चल गया ना पहले कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला। उसने बोला कि जो स्पेस है पूरा का पूरा वो फील्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, यानी कि कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया है, और जब पूरा का पूरा फील्ड अप हो जाता है तो फॉर्मूला ये लगता है हमारे पास। ठीक है, जब पूरा का पूरा फील्ड अप नहीं होता तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस में t प्लस में t बाई k, जब पूरा फील्ड अप नहीं होता। क्योंकि वहीं पर तो हमने कहा था कि जब पूरा फील्ड अप है तो t को क्या मान लो आप, d मान लो, तो यहीं से फॉर्मूला बन गया था हमारे पास d माइनस में d प्लस में d बाई k, तो ये इससे कट गया था, तो k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, ऐसे बना था ये फॉर्मूला, याद हो अगर आपको। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया क्वेश्चन 2.5? करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं
ये थोड़ा आपके गोज लॉ में जो हमने एप्लीकेशन की थी स्फीयर वाली उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी यहाँ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2.4 है आपका, पहले ये नोट कर लो फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्लियर करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.4 देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहता है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। देखो आपको पता ही है सरफेस पर चार्ज कब आता है, जब आपका क्या हो बताओ, अगर आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, समझ लो इस बात को, अगर आपका क्या है कंडक्टिंग स्फीयर है तो चाहे आपका होलो हो और चाहे आपका सॉलिड हो, तो जो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे रहेगा, इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है और कैसा है सॉलिड स्फीयर है, तब पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर नहीं आता। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी। तो गोज लॉ में जब हमने एप्लीकेशन करी थी कि जिसमें हमने कहा था कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ आता है, ऊपर सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। या फिर जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और वो कैसा है होलो है, उसमें भी चार्ज कहाँ आएगा, बाहर ही आ जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है ये चीज़, आपके पास नॉन कंडक्टिंग का अगर सॉलिड स्फीयर है उस पे होता है कि चार्ज अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। लेकिन अगर आपके पास कंडक्टिंग है, वो चाहे होलो हो या फिर वो सॉलिड हो, तो सरफेस पे आता है। और अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग है लेकिन होलो है, नॉन कंडक्टिंग है लेकिन होलो है, तब भी सरफेस पे आएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। लेकिन अगर कैसा है सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, तो फिर पूरा चार्ज सरफेस पे नहीं आता, अंदर भी रहता है, सॉलिड के केस में, नॉन कंडक्टिंग के। तो वो केस अलग था। और इन सब का केस जो हमने कहा कि सॉलिड का हो चाहे होलो हो और कंडक्टिंग हो, और आपके पास अगर हम बात करें कि सॉलिड है और कैसा है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो उसमें क्या रहता है, चार्ज अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वो हमने अलग एप्लीकेशन करी थी। और जिसमें हमने कहा कंडक्टिंग है, चाहे वो होलो हो या फिर सॉलिड हो, सारा चार्ज कहाँ आता है, सरफेस पर। और अगर हम कहें कि नॉन कंडक्टिंग के केस में भी होलो है, तब भी सरफेस पे आता है। तो ये सारे केसों का अलग हमने किया था। ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर वही है, कंडक्टिंग वाली है। ठीक है। जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे है, तो सरफेस पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो वो वाली कहानी चलेगी जिसमें हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, चार्ज जीरो रहता है। अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ जीरो होगा। यही पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे, इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एंड एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जैसे मान लो ये हमने कहा स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर की रेडियस है। क्लियर है। अब वो आपसे कह रहा है इनसाइड, तो इसमें हमें पता है अंदर इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसमें वो कहता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर यानी कि ऑन द सरफेस, तो E इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, KQ/R², यानी कि 1/4πε0 Q/R²। वही फॉर्मूला लगाया मैंने। K की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ, जल्दी से, 9 इंटू में 10⁻9, चार्ज दिया हुआ है हमें कितना, 1.6 इंटू में 10⁻7, और रेडियस आर कितना होगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि सरफेस पे ही है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर में क्या होता है सरफेस पे, तो ये रेडियस ही हम डिस्टेंस लेंगे 12/100 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 इंटू 12, ठीक है, और अपॉन में 100 इंटू 100, तो वो नीचे 10 की पावर क्या बनेगा 4, वो मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बस सॉल्व करो अब, तो बिल्कुल सॉल्व करना ईजी है आपके लिए। देखो जरा, 9 इंटू में 10 की पावर 9 और -7 कितना होता है 2, और ये 4 कितना हो गया 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, ये बचा ऊपर कितना 1.6, इसका मैं 10 लगा लेता हूँ नीचे, और ये कितना है हमारे पास 144 बन गया 12 इंटू 12। ठीक है, ये 16 9 का 144, 9 को 9 से किया तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये 1 है ऊपर जाके माइनस, तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्या कह रहा है वो, पॉइंट लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ से मतलब यहाँ कहीं 18 सेंटीमीटर पे होगा। तो सिंपल यही करना है हमें, E की वैल्यू KQ बाय यहाँ पर ये वाला R², बड़ा R मान लो इसको। ठीक है, तो यहाँ 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 1.6 इंटू में 10 की पावर -7, अपॉन में R कितना है 18 है, तो 18 इंटू 18/100 का स्क्वायर होगा ना, मीटर में करेंगे तो 18 इंटू 18 और 100 का स्क्वायर नीचे होगा वो 10 की पावर 4, यानी कि वो ऊपर यहाँ लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखो अब इसमें 9 इंटू में 1.6 10 लगा दिया हमने, 18 इंटू में 18, और यहाँ से देखो ये कितना बनेगा 2, और ये 4 कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो
9 2 ज़ 18, 2 4 ज़ 9 2 ज़ 18 एंड 2 8 ज़ 16, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं हम इसको, 2 4 ज़ 8, 2 9 ज़ 18, तो ये बन रहा है 4/9 इंटू में 10 की पावर 6 है, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 बन जाएगा। 4/9 को डिवाइड कर लो जी, कितना आएगा, ये पॉइंट लगेगा, 0 आ गया। 9 किस पे जाएगा, ये 9 4 ज़ 36, फिर 4 0 9 4 ज़ 36, फिर 4 है तो चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये आ रहा होगा 0.44 इंटू में 10 की पावर 5। अब मैं इसको 4.4 करना चाहता हूँ तो नीचे क्या लगेगा, 10 लग जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपके पास, 4.4 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर आ गया, बताओ। सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नोट करो आप। इसके बाद एक टॉपिक करते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो हम करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। हाँ जी, देखिए अब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यही टॉपिक है हमारा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसमें कंसीडर कर लिया कि एक कंडक्टर है, उसको हमने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें हमने ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं इसमें केसेस क्या क्या बनते हैं। तो पहला जो केस बनता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या है, 0 है। कैसे है, देखो, जैसे हमने कहा ये हमने एक मान लो यहाँ से प्लस दिया और यहाँ से ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बीच में ये एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है। जब हमने इसके बीच में कंडक्टर रखा, ठीक है, तो ये देखो ज़रा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे बजा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये बनता है, ठीक है। जब कंडक्टर को रखा हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन टेक प्लेस होगी। इंडक्शन होगी तो इसमें चार्ज इंड्यूस कैसे होंगे आपके पास, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस डेवलप होगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक में होता था, अगर आपको याद हो, वहाँ पर तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती थी। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इंडक्शन की वजह से इसमें क्या हुआ, इधर नेगेटिव आया और इधर पॉजिटिव आया, क्योंकि कंडक्टर में तो क्या होता है आपके पास, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे ही इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे प्लस की तरफ और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था कितना, ई नोट हमने कहा। अब यहाँ पर जो कंडक्टर में इंड्यूस हुआ वो देखो कैसे हुआ, वो इस तरीके से इंड्यूस हुआ, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ। ये मान लो हमने कहा कि ये कंडक्टर में इंड्यूस हो गया, इस तरीके से मैंने ई एम से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे बनेगा, बाहर का तो है ई नोट और अंदर का है ई एम, इस तरीके से, तो ये ई एम हो गया, ठीक है, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक में किया था, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता था, ये वाला ई एम जो होता था ये कम होता था एज कम्पेयर टू जो बाहर वाला है, ठीक है। तो नेट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रह जाता था, ठीक है। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जितना ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ये ई एम जो हमने कहा इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही है जितना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ई नोट है वो क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ई एम है ये हम मान लेते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि अप्लाइड की वजह से बना। अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो क्या बनेगा हमारा, ई नोट माइनस में ई एम। लेकिन कंडक्टर के केस में इंड्यूस जो हुआ है वो कितना है, जितना अप्लाइड है। समझ रहे हो बात को, यही फ़र्क है डाइलेक्ट्रिक और इसमें। डाइलेक्ट्रिक में तो ये कम बनता था, लेकिन कंडक्टर के केस में जितना बाहर है उतना ही अंदर डेवलप होता है। तो ये हमारे पास ई नोट माइनस ई एम की वैल्यू भी ई नोट हो जाएगी। तो नेट जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो हो जाता है। यही हमने लिख रखा है, इफ यू प्लेस अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो बनता है। केस सेकंड की बात करेंगे अब हम, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। टोटल चार्ज जो रहता है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या रहता है, जीरो रहता है। कैसे, देखो, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम, गोज थ्योरम अगर हम इसका प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम हमें पता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी हमने बात करी कि ई क्या है, इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, एज ई इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो क्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो चार्ज भी इनसाइड द कंडक्टर क्या रहता है, जीरो रहता है। क्लियर है।
थर्ड हम बात करेंगे कि एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ओनली एट इट्स आउटर सरफेस। क्यों? जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, आपने बाहर से पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव 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 यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं मान लो, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो कहाँ चल जाते हैं ये रिपेल्शन की वजह से, चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो रिपेल करेंगे, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव दे रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव है तो वो चार्ज कहाँ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है? अगर नेगेटिव देते तो नेगेटिव भी ऐसे बाहर सरफेस पे आता है, क्योंकि नेगेटिव भी अंदर क्या करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। क्लियर है इतनी बात? ये कौन सा चार्ज है जो आप एक्सेस चार्ज दे रहे हो? अंदर इलेक्ट्रॉन या हम कहें अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एक तो इक्वल होते हैं कंडक्टर के अंदर, एक होते हैं जो एक्सेस दे रहे हो, तो एक्सेस वाले क्या करेंगे, अंदर रिपेल करेंगे और ये इस तरीके से बाहर आएंगे। क्लियर है इतनी बात? बात करते हैं केस फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, बहुत बार आती है पेपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हमने क्या किया इसमें, हमने कहा कि एक हमने इस तरीके से असिमेट्रिक शेप का एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो चार्ज इस तरीके से पड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है, सरफेस पे ही आएगा चार्ज, तो ये हमें पता है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखो हमें पता है थीटा 90 होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं वैसे ही अपने आप से, क्या कि इसका रैंडमली मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो ये वाला जो ई है, अब हमने मान लिया कि थीटा एंगल पे, वैसे ही 90 डिग्री पे होगा, अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ई है दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक तो हो जाएगा इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल क्यों है ये, क्योंकि इसके सरफेस से साथ में लग रहा है, ठीक है, और एक हो जाएगा ये इस तरीके से आपका, ठीक है। तो थीटा के साथ वाला कौन सा बनता है आपका, ई कोस थीटा, और ये वाला बनता है ई साइन थीटा। अब देखो मेन कहानी क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सरफेस के अलोंग चल रहा है आपका, इसमें आप देखोगे अगर ऑब्वियस बात है यहाँ हर पार्ट पे डायरेक्शन इसकी इस तरीके बनेगी क्योंकि ये असिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन है तो ये सरफेस के अलोंग। तो ई है, आपको पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू में क्या बन जाता है, क्यू ई। तो इस पर फोर्स लगेगी, यहाँ जो चार्जेस हैं इन पे फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस पे, तो ये मूव करेंगे तो यहाँ करंट आएगा, मूव करेंगे तो करंट करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट आएगा। क्लियर है? लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको चार्ज फ्लो कराना है तो जो पोटेंशियल है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, हाइयर टू लोअर। चार्ज ऐसी तो फ्लो करता है हाई टू लो, समझ रहे हो, तभी करंट आता है। जैसे हम कहते हैं पानी कैसे बहता है, हाई से लो पे, ऐसी चार्ज भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आता है। लेकिन सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे तो एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ तो ये कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। थ्योरेटिकली ये चीज़ हो रही है कि भाई ई इसका ये वाला जो ई है, ई कोस थीटा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से ये चार्जेस मूव करेंगे क्योंकि ई की वजह से फोर्स लगती है। तो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली तो होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे? क्लियर है इतनी बात? तो इस वजह से ये जो हम कंपोनेंट करते हैं, ये वाला इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। टेंजेंशियल पता है ना, ये सरफेस के साथ वाला होता है, ये टेंजेंशियल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये टेंजेंशियल है, तो ये कंपोनेंट हमें जीरो करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है जो ये चीज़ यहाँ से आ रही है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख भी रखी है कि रिजॉल्विंग ई इंटू टू कंपोनेंट, ई कोस थीटा ई साइन थीटा, एज कंडक्टर इज एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। ऑब्वियसली वाला चार्जेस तो रेस्ट पे यहाँ मूव थोड़ी करेंगे, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ जीरो, क्योंकि उसकी वजह से तो ये क्या होगा, फिर मूव करेंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली है नहीं। तो यानी कि ई कोस थीटा हम क्या करेंगे यहाँ पर जीरो करेंगे, और ई कोस थीटा अगर जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है नहीं, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता। कोस थीटा जो है वो जीरो हो सकता है, और ये कब हो सकता है, जब यहाँ पर जीरो कब आएगा, जब ये कोस 90 होगा, कोस 90 जीरो होता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये हमने माना था थीटा, ये ई जो है किसी एंगल थीटा पे है, तो ये पर्टिकुलर कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बताओ जी, टॉपिक समझ में आया? तो इसको पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। तो यहाँ पर हम अभी ये लेक्चर तो यहीं पर अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल की, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये करो क्लियर, और साथ साथ पढ़ते रहो, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। मैं यहाँ पर आपको साथ साथ करवाता जा रहा हूँ, पिछला जितना भी हुआ है साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। अलग से एक नोटबुक बना लो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सोल्व करने की, वो आप कर लो, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको रजिस्टर पर ही, लेकिन जो उसके एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं वो भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन लेक्चर्स के साथ साथ बीच में हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल चलते रहेंगे, लेकिन जो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं अलग से आपको नोटबुक पे ही करके दिखाऊंगा। क्लियर है? तब तक के लिए करते रहो ये,
क्लियर? ओके, थैंक यू।